हेलो डियर स्टूडेंट, और फिर से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। हम फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लासेस में हमने रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन थ्रू स्पेरिकल मिरर पढ़ा है। तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमारा कवर हो गया है। तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स का, वो है रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखिए मेन बेसिकली हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। एक था रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन और एक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया है, सॉरी रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हुआ। अब आज से हम रिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, ये हेडिंग है आज का रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होता क्या है तो इसका पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। तो ये देखिए डेफिनेशन है, phenomenon of the change in the path of the light when it travel from one medium to another is called refraction. ठीक है, the phenomenon of the change in the path of the light when it travel from one medium to another, इसका मतलब क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये हम लाइट की प्रॉपर्टी में पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसका पाथ चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर मीडियम चेंज हो जाए, मीडियम का मतलब जैसे अभी लाइट है वैक्यूम में या एयर में, अब उसके बाद एकदम से उसका मीडियम चेंज है, वो या तो वाटर में चले जाए या किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास में चले जाए, तो उसमें मीडियम चेंज आ गया। ठीक है, पहले एयर में था तो वो एयर मीडियम था, फिर लिक्विड मीडियम हो गया वाटर में, और फिर ग्लास में मीडियम हो गया सॉलिड। तो लाइट कैन ट्रेवल इन एयर, इन वैक्यूम, इन लिक्विड और ऑल्सो इन सॉलिड लाइक ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो देखिए लाइट ट्रेवल करती है ट्रांसपेरेंट मीडियम में, वो चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो या चाहे गैस हो, लाइट ट्रेवल कर सकती है। बट जैसे ही मीडियम चेंज होता है तो उसका जो पाथ है वो बेंड हो जाता है। लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं, वो बेंड हो जाता है किसी दूसरी डायरेक्शन में। यदि केवल वैक्यूम में अगर लाइट है, या केवल लिक्विड में है, या केवल सॉलिड में है, तो वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलेगी। बट जब भी मीडियम चेंज होगा वो लाइट बेंड हो जाएगी और उसका पाथ चेंज हो जाएगा, और उसी फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब क्वेश्चन ये है कि भाई पाथ चेंज क्यों होता है? मीडियम चेंज होने से ऐसा क्या होता है कि पाथ चेंज हो जाता है? तो आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आप आपको मैंने बोला कि ग्राउंड में आपको 100 मीटर दौड़ के आना है, ठीक है, और आपका टाइम नोट किया जाएगा। आप गए 100 मीटर, फिर 100 मीटर तक दौड़ के आए, फिर आपका टाइम नोट किया। अब आपको बोला है आपको पानी के अंदर स्विमिंग पूल में जाना है, फिर 100 मीटर तक आगे जाना है, फिर 100 मीटर तक पीछे वापस आना है। तो क्या लगेगा? पानी में जब आप रहेंगे स्विमिंग पूल में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और एयर में यानी ग्राउंड में जब दौड़ेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वाटर में जो था वो मीडियम अलग था, और जब ग्राउंड में चल रहे थे आप एयर के मीडियम में थे, वो मीडियम अलग था। तो जब मीडियम चेंज हुआ तो क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ मीडियम हैज़ बीन चेंज्ड। जब भी मीडियम चेंज होता है डेंसिटी चेंज हो जाती है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ एयर, और इस वजह से आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, आपकी स्पीड कम हो जाती है। अगर उतनी ही स्पीड से आप दौड़ेंगे जितना आप ग्राउंड में दौड़ रहे थे, तो आप उतना कवर नहीं कर पाएंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और यही कारण होता है बेंडिंग ऑफ लाइट का, बिकॉज जब भी डेंसिटी चेंज होती है, ठीक है, तो लाइट की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसको भी पार्टिकल्स बहुत सारे मिलते हैं, उससे होते हुए जाना है, इसलिए उसका जो पाथ है वो बेंड हो जाता है। अब वो किस डायरेक्शन में बेंड होगा वो डिफरेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे एक कंडीशन देखिए, एक कंडीशन ये है, ये एयर है और ये ग्लास है, और ये जो बाउंड्री है ये इनका मीडियम चेंज होने का बाउंड्री है। एयर से ग्लास में मीडियम चेंज हो रहा है। मान लीजिए एक इंसिडेंट रे है इस तरह से, ठीक है, इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही जब तक एयर में है स्ट्रेट लाइन में, जैसे ही इस मीडियम में ग्लास की मीडियम में आएगी तो जिस पॉइंट पे ये एंटर करेगी ग्लास की मीडियम में, वहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम बनाते हैं, जिस तरह रिफ्लेक्शन के केस में हमने बनाया था, और इसको हम कहेंगे नॉर्मल। अब क्या होगा? अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो दिस रे ऑफ लाइट वुड हैव कम इन दिस वे, स्ट्रेट आ जाती। ये स्ट्रेट से आना था, बट अब ये जो लाइट है स्ट्रेट नहीं आएगी, बेंड हो जाएगी। और किस तरफ बेंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब देखिए ये तो है एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, ये इंसिडेंट रे है,
और ये जो है रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यहाँ से टकरा के वापस वो सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है लाइट, बट रिफ्रैक्शन में दूसरे मीडियम में लाइट एंटर होती है बट उसका एंगल चेंज हो जाता है। ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच कुछ एंगल होगा, ये आर, ठीक है। और इसमें ध्यान रखेंगे, इन दिस केस आई इज नॉट इक्वल टू आर, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन होता था उसमें आई और आर इक्वल होता था, बट रिफ्रैक्शन के केस में ये नहीं होता है। तो अब ये केस आपको समझ में आ गया। जब भी whenever light travels from rarer medium to denser, ये जो एयर है इसकी डेंसिटी कम है तो इसको हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, ठीक है। ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा है तो इसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम। तो जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाएगी। अब वो कितनी बेंड होगी वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल क्या है, किस तरह का मटेरियल है, ठीक है। अलग अलग मटेरियल में अलग अलग बेंड होता है। तो ये एक केस है। दूसरा केस देखिए, अभी दूसरी कंडीशन में अब ये इंसिडेंट रे है जो कि ग्लास के मीडियम में है। ग्लास का मीडियम कैसा है, ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर मीडियम से ये एयर में यानी रेयरर मीडियम में लाइट आ रही है और ये है नॉर्मल, इसको सीधे आना था बट अब सीधे ना आके ये इस डायरेक्शन में बेंड होगी। यहाँ पे क्या है, इट बेंड्स या मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पे क्या था, दिस इज टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पे जो बेंड हो रहा था टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ बेंड होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल तो वही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच का। तो इस केस में भी I इज नॉट इक्वल टू R, ठीक है। अब रिलेशन क्या है इस केस में, देखिए इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन I या I इज लेस देन R। तो हम ऐसे कह सकते हैं इस केस में I इज लेस देन R, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में देखिए R इज स्मॉलर देन I या I इज ग्रेटर देन R, तो हम कह सकते हैं एंगल I इज ग्रेटर देन R, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मीडियम, यदि डेंसर से रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो नॉर्मल की तरफ जाएगी और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होगा। जब डेंसर से रेयरर मीडियम में लाइट जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी लाइट और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये देखिए थर्ड केस है, एयर और ग्लास का मीडियम है और इंसिडेंट रे जो है ऐसे आ रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्मल का डायरेक्शन है, ठीक है। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या होता, जिस डायरेक्शन में रे आई उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट हो गई। बट इस केस में यहाँ रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये जब सीधे रे आएगी तो सीधे निकल जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, कोई रिफ्रैक्शन बेंडिंग नहीं होगा। हमेशा आप ध्यान रखेंगे इस थर्ड केस में जब इंसिडेंट रे नॉर्मल है, नॉर्मल के डायरेक्शन में है, यानी क्या है, I ज़ीरो। I क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे का बीच का एंगल। यहाँ पे नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी है, यहाँ इसमें भी नीचे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो है। तो ऐसे केस में जब वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी लाइट, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन। तो लाइट ऐसे जाएगी जैसे देयर इज नो चेंज इन मीडियम, ठीक है। हालांकि वेलोसिटी विल बी चेंज बट देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ द लाइट। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस तरह रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के केस में भी देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट लॉ। तो जिस तरह रिफ्लेक्शन में हमने फर्स्ट लॉ लिखा था, क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन, उसी की तरह रिफ्रैक्शन का भी फर्स्ट लॉ सिमिलर है।
इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। आया समझ में? तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड लॉ। सेकंड लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। और सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पे ये नॉर्मल है और इस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हाट इट सेज, साइन आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन आर, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ लें, इसको हम बोलेंगे मीडियम 1, ठीक है। ये जो रेयरर मीडियम है मीडियम 1 है, इसको बोल रहे हैं मीडियम 2, ठीक है। तो इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो ये क्या बोल रहा है, ये लॉ साइन आई अपॉन साइन आर विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इस कांस्टेंट, ये जो म्यू है इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एक्चुअली द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एयर से अगर ग्लास में एंटर हुआ लाइट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ पे अब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, तो हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो 2 नीचे, यहाँ 1 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमने स्नेल्स लॉ में देखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो स्नेल्स लॉ से हमने जो फॉर्मूला देखा, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हमने बोला साइन आई अपॉन साइन आर। ये तो हमने स्नेल्स लॉ से या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से इसको लिखा। बट अब इसको और डिटेल में समझते हैं, एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। ये कांस्टेंट तो है, ये डिफरेंट मटेरियल के लिए होता है। कैसे मटेरियल के लिए? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो इन सभी के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं। और उसकी डेफिनेशन क्या है, ये देखिए। तो ये देखिए डेफिनेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो है स्नेल्स लॉ से हमने एंगल के टर्म्स में लिखा था, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड एंगल के टर्म्स में। अब ये जो डेफिनेशन कह रही है, ये स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म्स में। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे ही मीडियम चेंज होता है, जो लाइट की स्पीड है वो चेंज होती है। तो जो मीडियम जितना ज़्यादा डेंस होगा, उस मीडियम में उस लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी, उतना ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। तो जिस तरह, जैसे मान लीजिए अभी एयर में है लाइट, अब वो लाइट एंटर करती है वाटर में, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी एयर से ज़्यादा है। फिर अगर वो एयर से ग्लास में एंटर होती है, तो ग्लास क्या है, सॉलिड है, सॉलिड की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। तो ग्लास में जैसे एंटर होगी लाइट, तो उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी किसी मटेरियल की, उतनी ज़्यादा उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी या रिड्यूस होगी। आई बात समझ में? तो जब हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, ठीक है। सी क्या है, सी हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। सी जो है एक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसकी एक फिक्स वैल्यू है, एंड दैट वैल्यू इज कम्स आउट टू बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो फिक्स वैल्यू है सी की। नाउ वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम में कितनी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी या कितनी स्पीड होगी, उसके हिसाब से इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम निकालते हैं।
तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपके पास 3 वेरिएबल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी 2 ही वेरिएबल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। ये जो सी है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का एक तो ये तरीका है, और दूसरा हम लिखते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में। वेवलेंथ के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? देखिए, एक रिलेशन हमको पता है, स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये रिलेशन आप ध्यान में रखना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू 1 अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस इंटू 1 अपॉन टाइम। अब इन केस ऑफ लाइट, लाइट इज अ वेव, इट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है और इसमें वेवलेंथ भी होती है। तो यहाँ जो स्पीड को हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिखते हैं, तो वेवलेंथ इज एक्चुअली डिस्टेंस कवर इन 1 साइकिल। तो यहाँ पे वेवलेंथ हम लिखते हैं डिस्टेंस की जगह, तो वेवलेंथ और 1 अपॉन टाइम क्या होता है, इट इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपको फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा ही बेसिक फॉर्मूला है, कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ से आप ध्यान रखना, ये तो फॉर्मूला आपको याद ही रहेगा, या आप इसके ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इंटू 1 अपॉन टाइम लिखेंगे। डिस्टेंस एक्चुअली वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है, 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है। तो इससे फॉर्मूला क्या बना, स्पीड, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये तो स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये रिलेशन है। देखिए, ये वाला फॉर्मूला जब इस इक्वेशन में हम लगा दें तो क्या होगा, सी है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम लिख सकते हैं वेवलेंथ इन वैक्यूम इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वी है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में वो वेलोसिटी है, इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, जब भी मीडियम चेंज होता है, लाइट का ट्रेवल कर रहा है जो लाइट, उसका मीडियम चेंज होता है, तो वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। चाहे वो एयर के मीडियम में होगा, चाहे ग्लास के मीडियम में होगा, चाहे सॉलिड वाटर के मीडियम में होगा, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस, ओनली द वेवलेंथ चेंजेस। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगी एयर में और मीडियम में, और ये कट जाएगी। तो अब क्या हो गया, ये हो गया ये वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, ठीक है। तो एक दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक दूसरा फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, इसको 3 लिख देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के देखिए 3 फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 3 फॉर्मूले बन रहे हैं, ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में, ये स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में, और ये वेवलेंथ के टर्म में। तो वेवलेंथ इन वैक्यूम एंड वेवलेंथ इन मीडियम को डिवाइड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वैक्यूम या एयर का होता है उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 1। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, ये होता है, इसकी वैल्यू 1, ये फिक्स्ड वैल्यू है। और ये जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि क्या इसका फॉर्मूला देखो क्या है, वेवलेंथ अपॉन वेवलेंथ, यानी मीटर अपॉन मीटर, नो डायमेंशन। फिर वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, एक और फॉर्मूला लिखा था सी अपॉन वी, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, तो भी उसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये एक स्केलर नंबर होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और वैक्यूम, ठीक है, एयर और वैक्यूम के लिए हम सेम वैल्यू यूज करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का हम लेते हैं 4/3, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है। आपको इसके बार बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाएगा, तो ये जो है आपको याद करने वाली चीज़ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर 4/3 होता है, और इसको हम डिवाइड करके 1.33 लिखते हैं। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 3/2 एंड इट इज 1.5।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, देखिए ये एयर सबसे कम, फिर लिक्विड उसका और ज़्यादा, फिर ग्लास और ज़्यादा। अब सबसे ज़्यादा किसका होता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.47, अराउंड 2.47 हाईएस्ट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप उसी का निकाल सकते हैं जिसमें लाइट एंटर कर सकती है, ठीक है। और भी मीडियम है, ओपेक मीडियम में, उसमें तो लाइट एंटर ही नहीं करेगी। ऐसे मीडियम जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके, यानी ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट मीडियम, तो ऐसे मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। उसमें डायमंड का सबसे ज़्यादा और एयर का सबसे कम, ठीक है। तो ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, तो एयर की वैल्यू 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो हम इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मान सकते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू एयर भी मान सकते हैं, सभी के केस में। आई बात समझ में? तो चलिए इसके ऊपर एक कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इसमें दिया क्या है, अ रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ है वो दी है, तो फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब मीडियम भले ही चेंज हो जाए, ये जो फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14 हमेशा यही रहेगी। अब देखिए क्या दिया आखिर आगे क्वेश्चन में, इज पास थ्रू ए लिक्विड ऑफ लिक्विड, द वेवलेंथ मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज दिस मच। तो देखिए ये एक रे है, फिर यहाँ पे मीडियम चेंज हो गया, ये एक लिक्विड है। अब ये कुछ भी लिक्विड है, वाटर है या कोई और लिक्विड भी हो सकता है। ये लाइट इसके अंदर आती है तो इसमें इसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, और इस वाटर के अंदर जो वेवलेंथ है इसे हम कहेंगे वेवलेंथ इन मीडियम। दिस इज गिवन 450 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अब पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये लिक्विड क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेवलेंथ वाला फॉर्मूला क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इस वाटर का निकाल रहे हैं, नहीं लिक्विड का निकाल रहे हैं, और इसका जो फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम, ठीक है। अब वेवलेंथ इन मीडियम तो दिया है आपको, वेवलेंथ इन वैक्यूम नहीं दिया है, तो वेवलेंथ इन वैक्यूम पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो अब कैसे निकालें, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं, मैं एक बार फिर से याद करा दूं, इससे आप याद करना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेवलेंथ, डिस्टेंस हो गया वेवलेंथ, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो इन वैक्यूम स्पीड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ ये हो गया इन वैक्यूम, और फ्रीक्वेंसी ये। सी की वैल्यू जो है वैक्यूम में फिक्स वैल्यू है 3 × 10⁸, ये वेवलेंथ हमें निकालनी है, और ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14। अब इसको यहाँ लाके डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ गई वैक्यूम की वेवलेंथ की, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻14, ये हो गया 3/5 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है, ये जो वैल्यू आ रही है वेवलेंथ की है किस इन वैक्यूम। अब ये वैल्यू इसमें रखते हैं हम और फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, मैं यहाँ इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। तो वेवलेंथ इन वैक्यूम 3 × 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन मीडियम, ये तो गिवन है 450 10⁻⁹ तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 4/3 एंड तो इसकी वैल्यू आ रही है 4/3 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.33। तो देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ रही है 4/3
और 4/3 किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है? अभी हमने देखा था वाटर की, मतलब ये जो लिक्विड है वो वाटर है। यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा लिक्विड है। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वेवलेंथ इन एयर ये दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये तो हुआ वेवलेंथ इन एयर। ये एंटर करता है एक मीडियम में, एंटर से मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। 1.5 किसका होता है? ग्लास का होता है। मतलब ये एयर से ग्लास में जा रही है लाइट, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है, दिस इज 1.5। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब सबसे जो बात है, एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, दूसरा वेवलेंथ निकालना, उस मीडियम में कितना वेवलेंथ होगा। तो जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको करना है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार सॉल्व करके देखो आपका क्या आंसर आता है, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं और फिर मैच कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमको दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वेवलेंथ इन एयर। तो ये जो फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम, ये हम यूज़ करते हैं। इसकी जगह आप लिखेंगे 1.5 और एयर की जगह लिखेंगे 6 × 10⁻⁻7। 1.5 की जगह मैं 3/2 लिख रहा हूँ ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा और लैम्डा इन मीडियम ये निकालना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब आपको। एक तो ये कट ही गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, फिर 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो वेवलेंथ इन दैट मीडियम कम्स आउट टू बी 4 × 10⁻7 मीटर। तो देखिए ये है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम, वेवलेंथ इन मीडियम विल बी इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये हुआ वेवलेंथ। अब निकालनी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, Cn स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू वेवलेंथ इन वैक्यूम या एयर इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, C दिया है, फिक्स है इसकी वैल्यू 3 × 10⁸। ये दिया है वैक्यूम में कितना होगा, लैम्डा इन वैक्यूम, यहाँ पे एयर है तो मैं एयर ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू दी, इसकी वैल्यू पुट करो, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू C अपॉन लैम्डा एयर। C है 3 × 10⁸ और वेवलेंथ इन एयर इज 6 × 10⁻⁻7। ये हो गया 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा -7 तो 15 हो जाएगा। तो 0.5 × 10⁻15 या 5 × 10⁻14। तो फाइनली ये वैल्यू आ रही, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो यहाँ तक जो हमने स्टार्ट किया है ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। तो रिफ्रैक्शन के चैप्टर को आप और अच्छे से पढ़ लीजिए और जो भी डाउट्स है हम उसको और भी क्लियर करते चलेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतने ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इसके अगले टॉपिक के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।